दीज आर वीकली डीएक्टिवेटिंग। और उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये कीटोनिक ग्रुप होता है, ये ईस्टर ग्रुप होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसका फार्मूला है। सो दिस इज़ नोन एज पिक्रिक एसिड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पिक्रिक एसिड में क्या होता है कि यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो अटैच्ड होता है, हिंस दिस इज़ द पिक्रिक एसिड। और याद रखें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ आल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। यहाँ पे ये ऑर्थो के ऊपर अटैच्ड है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे भी अटैच्ड हो सकते हैं बिकॉज दिस इज़ ऑर्थो पोजीशन, यहाँ पे भी अटैच्ड हो सकता है, दिस इज़ ऑर्थो पोजीशन, यहाँ पे भी अटैच्ड हो सकता है बिकॉज दिस इज़ मेटा पोजीशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पैरा पोजीशन के ऊपर क्लोरीन है, सब में पैरा पोजीशन के ऊपर क्या है, क्लोरीन एटम खुद अटैच्ड है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, सो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे कहाँ पे है, पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच्ड है, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अटैच्ड है। उसके बाद आपने इसके अंदर अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देना है, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Br की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर सोडियम एमाइड ऐड कर देना है। ये पी ऑर्बिटल आप देख सकते हो, ये परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ द रिंग। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्केन में होती है 1.54, अल्कीन में हमारे पास कितनी हो जाती है 1.34, और अल्काइंस में कितनी होती है, अल्काइंस की हो जाती है तकरीबन 1.20। की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो ग्रुप है इसको कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। ठीक है, जितनी भी अल्काइल ग्रुप्स अगर अटैच्ड है बेंजीन रिंग के साथ, उनको क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देगा, C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर। हेलो व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम केमिस्ट। दिस इज़ इमरान एंड आई हैव डन एमफिल इन केमिस्ट्री। और ये जो वीडियो है इसके अंदर हम बाकी के जो MCQs हैं उनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। जो पार्ट 1 था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम 185 MCQs पढ़ेंगे बेंजीन के अबाउट। सो वहाँ पे मैंने 1 से लेकर 104 तक के MCQs आपको करवाए, ठीक है, जो कि मेनली नोमेनक्लेचर के ऊपर बेस्ड है, कुछ केमिकल रिएक्टिविटी थी बेंजीन की। अभी हम क्या करेंगे कि 105 से ऑनवर्ड, 105 से 185 तक के MCQs जो हैं इस वीडियो के अंदर दिखेंगे। सो आपने करना क्या है कि वीडियो नंबर फर्स्ट लाजमी देखें, वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स मैंने दिए थे वो यहाँ पे मैं दोबारा से उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि एक दफ़ा मैंने आपको वहाँ पे बता दिए थे। सो अगर आप वाकई में केमिस्ट्री लर्न करना चाहते हैं तो आप वो पार्ट 1 देखें, और मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि अगर आप ये सारे 185 MCQs मेरे देख लेते हैं तो उम्मीद ये करता हूँ कि आपको बेंजीन जो है उसको बुक से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। MCQ नंबर 105, बेंजीन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट जो थी वीडियो थी उसके अंदर स्टार्ट में कुछ MCQs जनरल थे ना, तो उसके अंदर हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि माइकल फैराडे ने जो है ना बेंजीन डिस्कवर किया था। नंबर 106, बेंजीन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड इन गैस ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन डैश। अब बेंजीन को माइकल फैराडे ने कब डिस्कवर किया था, 1825। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। हुफमैन डिस्कवर्ड बेंजीन इन कोल टार इन डैश। अब हुफमैन ने जो है 1825 में बेंजीन को डिस्कवर किया था कोल टार में। अब कोल टार कहाँ से ऑब्टेन होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोल है, आप क्या करो उसकी डिस्टिलेशन कर दो। कौन सी डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर दो। जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास क्या ऑब्टेन होता है, वी गेट 3 सब्सटेंसेस। एक हमारे पास होता है कोक, ठीक है, दैट इज़ कार्बन। दूसरा हमारे पास होता है कोल गैस, और तीसरा हमारे पास होता है कोल टार। अब कोल टार से क्या था, बेंजीन को डिस्कवर किया गया था, और किसने डिस्कवर किया था, हुफमैन ने डिस्कवर किया था इन 1825। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है 108, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज़। अब देखो एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने जो चीज़ बतानी थी वो भूल गया कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या होता है कि जब आप एब्सेंस ऑफ एयर किसी भी कोल को बर्न करते हो तो आपके पास ये चीज़ें ऑब्टेन होती है। दूसरा हमारे पास होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसमें क्या होता है, इसमें हम सब्सटेंसेस को सेपरेट आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। सो 108 की तरफ आते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल जो एटम होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास C6 और H6 है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ मोलिकुलर फार्मूला, सॉरी दिस इज़ मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला में हम क्या करते हैं, एक्चुअल एटम जो है उसको काउंट आउट करते हैं। फिर हमारे पास होता है एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला में क्या होता है,
कि हम एटम्स की जो है तो सिंपलेस्ट रेशो लेते हैं, एटम की सिंपलेस्ट रेशो लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास C6 और H6 ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है, सो दिस वुड बी मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर बेंजीन। अब कार्बन रेशो हाइड्रोजन अगर हम ले लेते हैं तो इसको अगर आप 2 के ऊपर डिवाइड कर दें तो 2 पे डिवाइड कर दें तो 6 डिवाइड बाई 2 3, और यहाँ पे भी आपके पास 3 आंसर आएगा। इसको दोबारा से 3 के ऊपर डिवाइड कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1:1। इसका मतलब है कि अगर हम सिंपलेस्ट रेशो लेंगे तो CH बन जाएगा, C1 और H1। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है आपके पास वो होगा C6H6 फॉर बेंजीन, तो और एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, दैट वुड बी CH, C1 और H1। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी राइट ऑप्शन मौजूद नहीं है। देखिए C6H6 दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये भी हमारे पास है C3H3, हमारे पास है C4H4, तो ये पॉसिबल नहीं है, और ये भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। सो जो एम्पेरिकल फार्मूला बेंजीन का दैट इज़ C1H1 या CH हम सिंपल लिख लेते हैं। और मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर बेंजीन इज़, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आपको मैंने बता दिया C6 और H6, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। ठीक है, उसमें होता क्या है कि 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पे क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, और यहाँ पे हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन आप अटैच कर दो, सो यू विल गेट C6 एंड H6। और यहाँ पे हमारे पास होता है क्या है कि पाई बॉन्ड होते हैं पूरे रिंग के अंदर रेजोनेट कर रहे होते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C6 एंड H6। 110 एम्पेरिकल फार्मूला मास ऑफ बेंजीन। अब एम्पेरिकल फार्मूला मास आप कैसे निकाल सकते हो, देखो आपके पास है C1 और H1, दिस इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, जो सिंपलेस्ट फार्मूला हम लोगों ने निकाला। अब यहाँ पे कार्बन का मास होता है 12 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1.008, तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 13। सो एम्पेरिकल फार्मूला मास फॉर बेंजीन इज़ 13। लेकिन अगर आप इसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकालते हो, सो मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम क्या लिखते हैं, C6 और H6, कार्बन का मास 12 है, 6 एटम्स है, तो 6 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 12 के साथ। हाइड्रोजन आपके पास 6 टाइम्स है और हाइड्रोजन का मास होता है 1, सो इन सब को आप मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 78 AMU। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होगा। और अगर आप इन दोनों का रेशो लेते हो, आप डिवाइड करोगे 13 डिवाइड बाई 78 डिवाइड बाई 13, ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये हमारे पास क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला। इन दोनों के बीच में अगर हम रेशो लेते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 6, ये जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था। 113 बेंजीन इज स्टेबल टू डैश। अब बेंजीन की अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो आपके पास मैलिक एनहाइड्राइड बनेगा, अगर आप नाइट्रेशन करोगे तो आपके पास नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अगर आप नाइट्रेशन करते हो आपके पास नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन होगी। अगर आप सल्फोनेशन करते हो तो सल्फोनेशन में क्या होगा, आपके पास SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे क्या बनेगा, मैलिक एनहाइड्राइड, जिसका फार्मूला कुछ यूँ होगा, दिस इज़ मैलिक एनहाइड्राइड। बाकी आप इसको यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दें, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दें और इसको डबल बॉन्ड कर दें, दिस इज़ मैलिक एनहाइड्राइड। और ये हमारे पास कब होता है, जब हम बेंजीन के साथ बेंजीन की ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5। ये भी लास्ट वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया था, वेनेडियम पेंटॉक्साइड को एज ए कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो हमारे पास मैलिक एनहाइड्राइड बनता है। तो इसका मतलब ये तीनों तो रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है इसके साथ पोटाशियम पर मैंगनेट, इसके साथ बेंजीन जो है वो नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप इसकी कंडीशन चेंज कर लेते हो तो फिर हो सकता है कि क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बेंजीन है, इसके ऊपर लगा हुआ है CH3, आप क्या कर दो, इसके अंदर KMnO4 ऐड कर दो, पोटाशियम पर मैंगनेट ऐड कर दो। अब ये क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और अगर ऑक्सीजन सप्लाई करता है तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये जो ग्रुप है इसको कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। ठीक है, जितनी भी अल्काइल ग्रुप्स अगर अटैच्ड है बेंजीन रिंग के साथ, उनको क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देगा, C⋅OH कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर। सो बेंजीन इज स्टेबल टू KMnO4 इन ऑर्डिनरी कंडीशंस। Number 14, 114 benzene gives addition reaction with hydrogen and halogens which is indication of presence of bond in benzene। देखो कहता है कि बेंजीन को जब आप रिएक्ट कराते हो हाइड्रोजन के साथ या हेलोजेंस के साथ, हेलोजेंस क्या है, दीज आर द मेंबर ऑफ ग्रुप 7th A, जैसे हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो हम क्लोरीन और क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ही मेनली पढ़ते हैं। फ्लोरीन का रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, आयोडीन का रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होता है। सो मॉडरेट रिएक्शंस जो होते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए होते हैं, वो हम बेंजीन के केस में मेनली आपको हर जगह पे नज़र आते हैं। कहता है कि जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करो या हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लो तो ये रिएक्ट कर जाता है बेंजीन। अब ये किस चीज़ की इंडिकेशन है, ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से बेंजीन इनके साथ रिएक्ट कर रहा है,
सो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, सिंगल एंड डबल बॉन्ड। इसका मतलब है कि बेंजीन रिंग के अंदर कहीं ना कहीं डबल या सिंगल बॉन्ड मौजूद है। लाइक अगर आपके पास बेंजीन है, ठीक है, आपने इसके साथ हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट कर दिया, सो ये कन्वर्ट हो जाएगा किधर, इसके साथ यहाँ पे CH2 लगेगा, CH2 लग जाएगा, CH2 लग जाएगा, CH2 लग जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास क्या ऐड हो सकता है, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो सकता है। इसी तरह अगर आपके पास बेंजीन रिंग, आप इसकी हेलोजिनेशन कर लो, लाइक क्लोरिनेशन कर दो, 3 मॉलिक्यूल्स आपने क्लोरीन के ऐड कर दिए, तो आपके पास क्या बनता है, बेंजीन, तो आपके पास क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे एक क्लोरीन अटैच हो जाएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन वैसी भी है, क्लोरीन और हाइड्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये एडिशन रिएक्शन जो है वो शो कर सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर सिंगल और डबल बॉन्ड है और उसके अटैचमेंट की वजह से इसके साथ हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता है और इसकी ब्रेकेज की वजह से हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता है और क्लोरीन भी अटैच हो सकता है। 115 मोलिकुलर फार्मूला फॉर बेंजीन करस्पॉन्ड टू जनरल फार्मूला ऑफ व्हाट। अब इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है बेंजीन का, C6H6। कहते हैं ये किसके करस्पॉन्डेंस है, तो नन ऑफ दीज, ठीक है। ये हमारे पास अल्केन का फार्मूला है CnH2n+2, अल्काइन CnH2n-2 और अल्कीन CnH2-2। ये किसी के साथ भी मतलब रिलेट आप इसको नहीं कर सकते इन तीनों में से। देन हमारे पास है केक्यूअल स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की तरफ अगर हम आते हैं, सीरियस प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वॉज रिमेन्ड फॉर अबाउट डैश ईयर्स। बेंजीन की जब डिस्कवरी हुई तो उसके बाद कहता है कितने सालों तक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के ऊपर लोग जो थे वो टेंस थे, सोच रहे थे कि यार इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। सो दैट वाज अराउंड 40 ईयर्स, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। केमिस्ट गिव स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब ऐसा कौन सा केमिस्ट था जिसने बेंजीन के स्ट्रक्चर दिए थे, सो दैट वाज केक्यूल। नंबर 18, 118 जर्मन केमिस्ट केक्यूल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर इन डैश। अब कौन सी ईयर के अंदर बेंजीन के जो स्ट्रक्चर्स के प्रॉब्लम्स थे कि यार इसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो कौन सी ईयर में केक्यूल ने सॉल्व किए थे, दैट वाज ऑप्शन नंबर बी 1865। देन वी हैव MCQ नंबर 119 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेंजीन। अब इसमें से हमने बताना है कि कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है बेंजीन की। हैव 3 डबल बॉन्ड इन अ सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिंग विद ईच अदर, गिव मोनो सब्स्टिट्यूटेड ओनली 1 प्रोडक्ट। ये एक नहीं 2 प्रोडक्ट दे सकता है, ठीक है। इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता, बल्कि मैंने आपको सबसे पहला MCQ जो था लास्ट वीडियो का, उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये पाई बॉन्ड इधर है, अगर इसकी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो इसका मतलब है कि ये पाई बॉन्ड की क्या हो जाती है, शिफ्टिंग हो रही होती है। पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, वो उधर चला जाएगा, तो आपके पास दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो बेंजीन का आ जाएगा। तो हम कहते हैं कि इसके अंदर अल्टरनेट नहीं है, बल्कि इसके अंदर क्या है, डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है, डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो पूरी रिंग के अंदर रेजोनेट कर रहे होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। मोनो सब्स्टिट्यूट नहीं दे सकता। देखो आपको ये नज़र आता है ना, आपको कहीं पे ये नज़र आता होगा बेंजीन जो है, यस, अगर आप इसको यहाँ पे लेट से नाइट्रो लिख लेते हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ पैरा नाइट्रोफिनोल। तो इसका मतलब है डाई सब्स्टिट्यूट भी बन सकता है, ट्राई भी बन सकता है। नंबर सी, गिव 3 टाइप्स ऑफ डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। नहीं, 3 भी दे सकता है और ज़्यादा भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है। नंबर डी, अ प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एडिंग 3 हाइड्रोजन आर हेलोजेंस मॉलिक्यूल। यस, दिस इज़ द राइट ऑप्शन कि दिस इज़ अ प्लेनर हेक्सागोनल मॉलिक्यूल, ठीक है। जब हम एक्सरे एनालिसिस की करते हैं तो हमें पता चलता है कि यार ये बिल्कुल हेक्सागोन है और पी ऑर्बिटल ऐसे पड़े रहते हैं, ठीक है। देन इसका बॉन्ड एंगल जो होता है दैट इज़ 120 डिग्री और इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp2 होती है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। अब ये क्या कर सकते हैं, एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं, हाइड्रोजन आप ऐड कर सकते हो, हेलोजन मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी 120। एक्सरे स्टडीज ऑफ बेंजीन कन्फर्म इज स्ट्रक्चर एज डैश। जब हम एक्सरे एनालिसिस की गई, पहले इसका स्ट्रक्चर जो था मालूम नहीं था, लेकिन जब स्ट्रक्चर एक्सरे एनालिसिस की गई तो उसके बाद हमें पता चला कि भाई जो बेंजीन है इट इज़ रेगुलर प्लेनर। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। Now we have MCQ number 121. All the angle in benzene molecule carbon carbon or carbon hydrogen carbon are dash. तो आपको मैंने पहले बता दिया कि इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसका बॉन्ड एंगल जो होता है दैट इज़ 120। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। ये आपने याद रखना है, ये रट्टे वाली चीज़ें हैं। 122 ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज़। देखो बेंजीन के अंदर क्या है, कार्बन कार्बन मौजूद है। अब कह रहा है कि इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो आपने बताना है। So that is around 1.397 angstroms. Option number C is the
राइट ऑप्शन। अब ये सारी बातें जो है यहाँ पे मैं आपको जितने MCQs बता रहा हूँ ये सारे आप लोगों ने रट्टे मार के जाने हैं और एग्जैक्टली यही चीज़ें आती हैं, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट के अंदर। 123 ऑल द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ एंड बेंजीन इज, कार्बन की कितनी है 1.397। अगर हम बात करते हैं कार्बन हाइड्रोजन की, सो दैट इज़ 1.5 एंगस्ट्रॉम। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ 1.54 एंगस्ट्रॉम। 124 बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन इन अल्केन। अल्केन में क्या होता है, अल्केन में क्या होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। दे आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्केन जो है दे आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसमें पूछ रहा है इसमें क्या होगा कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ, सो दैट इज़ अराउंड 1.54 एंगस्ट्रॉम्स। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। Now we have MCQ number 125 bond length between carbon double bond in alkene is, alkene क्या है, they are unsaturated hydrocarbon। अच्छा, अल्केन का फार्मूला आपको पता होगा CnH2n plus 2 CnH2n in case of alkenes। तो अल्कीन्स में जो कार्बन डबल बॉन्ड है इसकी लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम्स। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। 126 बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन डबल बॉन्ड इन अल्काइन इज, अल्काइन क्या है, दिस इज अगेन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 और इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज 1.20 एंगस्ट्रॉम्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड की कितनी होती है, कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्केन में होती है 1.54, अल्कीन में हमारे पास कितनी हो जाती है 1.34 और अल्काइंस में कितनी होती है, अल्काइंस की हो जाती है तकरीबन 1.20। अब देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन दूर होंगे, इसके बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। अब डबल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड आ गया और एक सिग्मा बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है। अब इन केस ऑफ अल्काइंस क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड है और दो इसके साथ पाई बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ और भी छोटी हो जाती है, 1.20 हो जाती है। नंबर 127 द ऑब्जेक्शन ऑन बेंजीन स्ट्रक्चर प्रोपोज बाय केक्यूल इज। अब केक्यूल के जो स्ट्रक्चर था उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस लगाई गई थी, सो वो कौन सी हैं। ऑप्शन नंबर ए, इट हैज़ अ डबल एंड सिंगल बॉन्ड इन अल्टरनेशन, डीलोकलाइज पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, ये तो है, ठीक है। नो प्योर डबल बॉन्ड, यस, क्योंकि क्या होता है कि रेजोनेट कर रहा था इसलिए हम सर्कल के साथ उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। बेंजीन शुड हैव अ हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन वाइल बेंजीन, अच्छा ये यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है, मिस प्रिंट है। बेंजीन शुड हैव हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन वाइल बेंजीन इज़ नॉट सेचुरेटेड, ये इस तरह होगा, ठीक है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, इस बेंजीन के अंदर अनसेचुरेशन मौजूद नहीं होती ज़्यादा। नेक्स्ट हमारे पास 128 है, विच रिएक्शन आर गिवन बाय बेंजीन मोर रेडिली। अब कहता है कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो बेंजीन रेडिली दे सकता है। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप लोगों ने शोर मचा देना है कि यार इसके अंदर एडिशन रिएक्शन भी तो हो सकता है, तो रेडिली पूछ रहा है, ठीक है, जो इजीली दे सकता है, दोज आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे आप नाइट्रेशन पढ़ते हो, सल्फोनेशन पढ़ते हो, अल्काइलेशन पढ़ते हो, सैलेशन वगैरह पढ़ते हो ना। मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब आजकल जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं उसके हिसाब से हमारे पास कुछ MCQs हैं। 129 एंड बेंजीन मॉलिक्यूल ईच कार्बन इज़ हाइब्रिडाइज्ड। यार आपको मैंने पहली वीडियो के अंदर आज बताया था, जो आज मैंने पहली वीडियो अपलोड की थी, इसके अंदर आपको मैंने बताया था कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन है, इसके साथ भी हाइड्रोजन है। तो आपको मैंने ट्रिक क्या बताई थी कि ये जो डबल बॉन्ड है ना बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, इसको आपने यूँ कंसिडर करना है कि ये सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन ने टोटल जो बॉन्ड बनाए हुए हैं वो 2 बनाए हुए हैं। अगर वो कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, कार्बन ने टोटल बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं, 3। एक हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, और डबल बॉन्ड को आप सिंगल कंसिडर करते हो, इसका मतलब 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। 3 बॉन्ड का मतलब एक S और 2 P's मिला दो तो टोटल 3। तो इसका मतलब है कार्बन के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है ना दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हिंस ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। 130 sp2 हाइब्रिडाइजेशन यील्ड मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड्स। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर मैक्सिमम कितने सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 3 सिग्मा बॉन्ड जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये हमारे पास कार्बन एटम है, ये हमारे पास कार्बन है, ये हमारे पास कार्बन है, दिस इज़ आल्सो कार्बन। हम यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब इस कार्बन को देखो, इसमें देखिए इसने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ, तो इसका मतलब दिस इज़ अ सिग्मा बॉन्ड। ये हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड।
और ये हमारे पास क्या है सिंगल बॉन्ड, तो दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड। और ये हमारे पास क्या है पाई बॉन्ड। जब कभी डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसमें से दरमियान वाला अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होगा, और ये जो होंगे अबव एंड बिलो दीज वुड बी पाई बॉन्ड। अब कह रहा है sp2 अगर हाइब्रिडाइज्ड एटम है कोई, इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, तो इसको अगर हम देखें तो दिस इज sp2। आपको अभी बता दिया ना कि दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं 1 2 और 3। तो राइट ऑप्शन इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर सी ही है। 131 द pz ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन इन बेंजीन स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन डैश। देखो अभी इससे पहले जो मैंने एक छोटा सा रफ सा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो उसके अंदर आपको मैंने क्या बताया था कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है। जब हम एक्चुअली एनालिसिस करते हैं तो हम कहते हैं कि यार इसका जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल प्लेनर होता है। ये इसमें p ऑर्बिटल जो है वो इस तरह पड़े होते हैं ये, और ये कौन सा एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री। और 90 डिग्री का जो ट्राइंगल बनता है उसको आप उसके अंदर एंगल जो होता है देखो ये आपके पास है, तो ये इस तरह पड़े होते हैं। सो ये एंगल कौन सा होता है दैट इज़ 90 डिग्री, और दिस इज़ द राइट एंगल, हेंस ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। 132 the 2pz orbital of each carbon in benzene ring form electron cloud of nature dash। अब कहता है कि ये जो 2pz ऑर्बिटल है वो बेंजीन रिंग के अंदर पड़े होते हैं तो वो क्या बना लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लेते हैं। तो वो किस टाइप का होता है, ठीक है, कि क्या वो कंटिन्यूस शीट होती है या डिफ्यूज्ड होता है या वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ से हम इसको देख लेते हैं। ईच ऑफ द बेंजीन 6 कार्बन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड हैव एन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है ये p ऑर्बिटल आप देख सकते हो ये परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ द रिंग। उसके बाद बिकॉज ईच ऑफ द 6 एटम्स इन देयर करस्पॉन्डिंग p ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट। अब याद देखें कि जितने भी p ऑर्बिटल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं इक्विवेलेंट होते हैं। इक्विवेलेंट मीन सेम होते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर देम टू ओनली ओवरलैप विद वन एडजेसेंट p ऑर्बिटल टू क्रिएट 3 डिफाइंड डबल बॉन्ड। अब ये कहता है कि एक दूसरे के साथ डायरेक्टली ओवरलैप करके 3 डिफरेंट डबल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। इंस्टेड ईच p ऑर्बिटल ओवरलैप इक्वली विद बोथ एडजेसेंट ऑर्बिटल क्रिएटिंग अ साइक्लिक ओवरलैप इन्वॉल्विंग ऑल 6 p ऑर्बिटल। लेकिन इसमें होता है क्या है कि ये एक दूसरे के साथ क्या कर जाते हैं ओवरलैप कर जाते हैं, और हमारे पास क्या बनता है कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है साइक्लिक रिंग बन जाती है बेंजीन की। दिस अलाउ द p ऑर्बिटल टू बी डीलोकलाइज्ड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या होते हैं दे आर डीलोकलाइज्ड। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी डीलोकलाइज्ड। 2pz ऑर्बिटल्स जो होते हैं बेंजीन रिंग में दे फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नेचर दैट इज डीलोकलाइज्ड। द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, ये हमारे पास बेंजीन की स्टेबिलिटी से कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं। इसमें क्या है कि द मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल इज़, अब इसमें से बेंजीन है, इथाइन है, इथीन है, इथेन है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो स्टेबल मॉलिक्यूल है दैट इज़ इथेन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। 134 द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इन किलोजूल पर मोल इज़। साइक्लोहेक्सेन क्या होता है C कार्बन 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 CH2 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 और CH2। कहता है कि साइक्लोहेक्सेन जो है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी होती है जब आप इसकी इसमें आप हाइड्रोजन ऐड करते हो ना, सो दैट इज़ नॉन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अच्छा ये साइक्लोहेक्सीन है। साइक्लोहेक्सीन का मतलब एक आपने क्या करना है यहाँ पे डबल बॉन्ड जब ऐड कर देना तो ये बन जाएगा CH। आप क्या कर दो इसको, इसके अंदर आप हाइड्रोजन गैस जो है तो पास करा दो, दिस इज़ नॉन एज हाइड्रोजनेशन। और हाइड्रोजनेशन में कन्वर्ट किधर हो जाता है कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दो तो CH2 बन जाएगा, ये CH2 बन जाएगा, और वो बाकी तो वैसे ही CH2 थे। इसका मतलब है साइक्लोहेक्सेन से हमारे पास क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सीन से हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। जैसे साइक्लोहेक्सीन, हेक्सीन क्यों कह रहे हैं ENE क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड है। अब अगर हम इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इससे हीट निकलेगी और दैट हीट इज़ नॉन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और साइक्लोहेक्सीन जो है वो किधर कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन में। अब कहता है उस वक्त कितनी हीट जो है वो रिलीज़ होती है, सो दैट इज़ -119.5 किलोजूल पर मोल। सो ऑप्शन वेरी इज़ द राइट वन। Now the next one is MCQ number 135. The heat of hydrogenation of 1,3-cyclohexadiene is dash kilojoule per mole.
देखो जब हम लोगों ने एक डबल बॉन्ड था उसके अंदर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड किया तो हमारे पास जो एनर्जी थी वो हमने देखी कि तकरीबन वो कितनी रिलीज़ हुई थी, -119 किलो जॉल पर मोल। लेकिन अगर हमारे पास दो डबल बॉन्ड आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 1 और दिस इज़ कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। तो कार्बन नंबर 1 के ऊपर भी डबल बॉन्ड है और कार्बन नंबर 3 के ऊपर भी डबल बॉन्ड है। कार्बन नंबर 1, ये 2 और ये 3, अगर आप इस साइड से इसको लेकर आते हैं सो आपने मिनिमम नंबर देना होता है। सो कार्बन नंबर 3 के ऊपर डबल बॉन्ड है, अगर आप इस साइड से लेकर जाओगे तो 4 नंबर बनेगा कार्बन, सो आपने मिनिमम नंबर देना होता है, तो इसलिए हम इस साइड से काउंट कर लेते हैं। सो ये बन जाएगा 1 3 और साइकिल की फॉर्म है तो ये साइक्लो हो जाएगा और 6 कार्बन है टोटल हेक्सा हो जाएगा। और डबल बॉन्ड 2 टाइम्स है तो डाई हो जाएगा और डबल बॉन्ड के लिए आप क्या लगाते हो, ई नहीं लगाते हो, तो ये बन जाएगा 1 3 साइक्लो हेक्सा डाईइन। अगर आप इसकी हाइड्रोजनेशन करोगे आपको कितने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के इन्वॉल्व रिक्वायर्ड होंगे, 2। एक डबल बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन एटम चाहिए, तो इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल जो होता है ना उसके अंदर कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो एक पाई बॉन्ड के लिए आपको 2 हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्ड होते हैं। एक अगर पाई बॉन्ड है, अगर 2 पाई बॉन्ड होंगे तो आपको कितने हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्ड होंगे, 4 हाइड्रोजन एटम, और 4 हाइड्रोजन के लिए आपको मॉलिक्यूल कितने इन्वॉल्व होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे। एनीवेज अब यहाँ पे अगर आप इसको ऐड करोगे तो इससे भी हमारे पास क्या बनता है, साइक्लोहेक्सेन की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, आप लोगों ने पूरा टेबल पढ़ा होगा, आपको टीचर ने पढ़ाया होगा, साइक्लोहेक्सेन की फॉर्मेशन होती है। अब साइक्लोहेक्सेन में इसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक करने से, हाइड्रोजन ऐड करने से अगर इतनी एनर्जी रिलीज़ हुई थी तो 2 अगर हाइड्रोजन यहाँ से अगर आप इसके अंदर 4 हाइड्रोजन एटम ऐड करते हो तो फिर क्या होगा, ये एनर्जी तकरीबन क्या हो जाएगी, डबल। सो उसको हम ले लेते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। अगर आप 119 को डबल करेंगे तो ये तकरीबन 240 या समथिंग आ जाता है, तो हमारे पास ये जो है वैल्यू होती है -231.5 किलो जॉल पर मोल। 136 द कैलकुलेटेड चार्ट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ 135 हेक्सा ट्राईइन इज। यार अब इसको 3 ट्रिपल बॉन्ड कर दो, इसको आप क्या कर दो, 3 ट्रिपल बॉन्ड कर दो, ये हमारे पास कर दो, ये कर दो। और अब 3 के लिए कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे, ऑब्वियसली 6 हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्ड होंगे, तब जाके हमारे पास इसे क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन के अंदर ही कन्वर्ट होगा और यहाँ से हमारे पास क्या होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकलेगी। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास और भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो 119 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तकरीबन आनी चाहिए 358 समथिंग के अराउंड। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट होगा। 137 द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन इन किलो जॉल पर मोल। जब हम बेंजीन की एनर्जी मेजर करते हैं तो हमारे पास आती है तकरीबन 208 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होना कितना चाहिए था, -358। आई कितनी, 250। फ़र्क कितना आ रहा है तकरीबन, अगर हम इसको माइनस करते हैं 358.5 में से अगर हम माइनस कर देते हैं 208 को, सो ये तकरीबन आएगा 150.5 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, इतना इसके अंदर क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। सो डिफरेंस ऑफ एनर्जी शोइंग हाई स्टेबिलिटी इन किलो जॉल पर मोल इज़, अगर हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास वो कितना आएगा, तो डिफरेंस हमारे पास तकरीबन 150 आएगा। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस आ रहा होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ 150.5 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, दिस इज़ द स्टेबिलिटी। ये क्या बता रहा है, इसका मतलब है कि बेंजीन रिंग के अंदर क्या है, पाई बॉन्ड है जो कि जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, तो इसलिए इतना ज़्यादा इसके अंदर फ़र्क आ रहा होता है। अभी जो मैं आपको टेबल का कह रहा था, तो ये वाला टेबल है जो आपको कभी टीचर ने कराया होगा। इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, ये ठीक है। ये आपके पास क्या है, एक हाइपोथेटिकल हम एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है, और इसकी फिर हम हाइड्रोजनेशन करते हैं ताकि इससे हमारे पास क्या बन जाए, साइक्लोहेक्सेन की फॉर्मेशन होती है। ये हमारे पास क्या है, 1 डबल बॉन्ड है, इसके अंदर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होता है। ये डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है, तो हमारे पास इसके अंदर 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसको रिक्वायर्ड होते हैं। अगर हम ये ले लेते हैं, ठीक है, एज्यूम करते हैं हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल लेते हैं, तो इसकी 3 हाइड्रोजन हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी हीट एनर्जी जो है, यहाँ पे इसने किलो कैलोरीज में भी आपको एनर्जी दी हुई है और इसके अंदर किलो जॉल पर मोल के अंदर भी दी हुई है। तो -19 हम लोगों ने पढ़ा, और अगर हम इसको डबल कर लेंगे तो ये तकरीबन 232 बन जाएगा। ये देखो यहाँ पे आ रहा है
और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है, तो अगर हम 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड करेंगे तो यहाँ पे इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है। लेकिन अगर हम उसकी बात करते हैं बेंजीन की, तो ये हमारे पास कितना होता है, इसके अंदर डिफरेंस आ जाता है कितना 208.5 किलो जॉल पर मोल का। दीज आर द मेजर्ड वैल्यू ऑफ बेंजीन। ये हमारे पास क्या है, अच्छा यहाँ पे एंथैल्पी जो है ना दैट इज़ -208.5 फॉर बेंजीन, जो कि मैंने आपको वहाँ पे बता दिया। अगर हम इनका फ़र्क निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 150.5 किलो जॉल पर मोल। नाउ दिस इज़ नोन एज delocalization energy of benzene। ये हमारे पास क्या है, दिस इज delocalization energy of benzene that is -150.7 किलो जॉल पर मोल। अच्छा, अब यहाँ से हमें फ़ायदा ये होगा किलो कैलोरीज की फॉर्म में अगर ये वैल्यूज़ आती हैं, अगर आपसे पूछी जाती हैं तो आप ये भी यहाँ से कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास फार्मूला है जिससे आप कन्वर्जन कर सकते हो कि कैसे आप किलो जॉल पर मोल से किलो कैलोरीज़ के अंदर वैल्यूज़ को कन्वर्ट करते हैं। सो दिस वाज अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ अबाउट रेजोनेंस मेथड। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं। 139 द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इज कॉल्ड। अब इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज रेजोनेंस। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। ठीक है, जैसे बेंजीन के केस में क्या होता है, बेंजीन के केस में हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, पहले बता चुका हूँ, अभी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में जल्दी बता देता हूँ। ये एरोस क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, दोनों साइड पे आपने लगा दी है, ये रिप्रेजेंट करती हैं कि हमारे पास क्या है, कोई मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर रेजोनेंस मौजूद है। स्पेलिंग सही वाला ये है। अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इधर आ जाए, ये पाई बॉन्ड इधर आ जाए, ये पाई बॉन्ड इधर चला जाए, तो हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल इस तरह बन सकता है ना। नाउ दीज आर नोन एज दीज आर द डिफरेंट पेयरिंग स्कीम। और इसमें पाई बॉन्ड जो है वो रेजोनेट कर रहे होते हैं, और दिस रेजोनेशन या जो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर नंबर ए और स्ट्रक्चर नंबर बी बन रहे हैं, दीज आर नोन एज रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर, या इसको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। इस ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। 140, अच्छा ये बुक की लाइन है। 140 द 3 अल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड इन बेंजीन आर इन फैक्ट डैश। कहता है कि बेंजीन रिंग के अंदर जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, हम पढ़ते हैं ना कि देखो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड डबल और फिर सिंगल डबल एंड देन सिंगल बॉन्ड। कहता है ये एक्चुअली है क्या चीज़, तो दीज आर रेजोनेटिंग बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास रेजोनेटिंग बॉन्ड भी है, या इनको हम कॉन्जुगेट बॉन्ड भी कहते हैं। ये जो अल्टरनेट डबल एंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको हम कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन, या इसको कॉन्जुगेट बॉन्ड भी कहते हैं, और रेजोनेंस बॉन्ड भी कहते हैं। इस ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, बोथ बी एंड सी सही है। 141 द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑफ बेंजीन इज़ डैश देन द अल्केन एंड अल्कीन्स। अब इससे पहले मैंने आपको सारे के सारे अलग से लिखवा दिए हैं, तो मेरे ख्याल से इसको आप कर भी सकते हो। सो दैट इज़ इन इंटरमीडिएट बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन्स। ठीक है, अल्केन में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो सबसे बड़ी होती है। फिर हमारे पास क्या होता है, बेंजीन है, और फिर हमारे पास क्या है, अल्कीन है, डबल बॉन्ड। देन हमारे पास 142 स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट होगा, और ये केक्योल ने दिए थे। नेक्स्ट हमारे पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के MCQs। 143 लार्ज सोर्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन इन देयर डेरिवेटिव्स आर डैश। अब ऐसा कौन सा मेथड है जिसके थ्रू हम लोग बेंजीन और उसके डेरिवेटिव को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन, कोल एंड पेट्रोलियम। जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था, बल्कि इसी के अंदर शायद बताया था कि कोल है, अगर आपने उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर दी, मतलब डिस्टिलेशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो इससे आपके पास क्या ऑब्टेन होता है, कोक, कोल गैस और कोल तार। अब इस कोल तार से आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन कर सकते हो, जिसमें मेनली बेंजीन के कंपाउंड्स होते हैं। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। 144 कैटलिस्ट यूज फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड इज़। अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड हो और जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो, या जो कि हमारे पास बेंजीन रिंग है। तो इसके लिए हाइड्रोजनेशन के लिए जो हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं, पहले तो ये है कि व्हाट इज़ हाइड्रोजनेशन। इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अक्रॉस अ डबल बॉन्ड, molecule across a double bond. Now this process is known as हाइड्रोजनेशन। जैसे हमारे पास लाइक है ना,
यहाँ पे CH2 कर दो, यहाँ पे CH2 कर दो, तो ये एल्कीन बन जाएगा, ये कार्बन है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करते हो तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एज्यूम करो कि ये स्लाइटली क्या है, पोलर है। वैसे होता नहीं है, लेकिन ये स्लाइटली इसके अंदर क्या होता है, पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है जब पाई बॉन्ड इसके करीब आएगा। तो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो ये एज्यूम करो कि ये पाई बॉन्ड ने इधर पॉजिटिव के ऊपर अटैक किया, ये इधर चला जाएगा, हाइड्राइड आयन की फॉर्म में निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3, और ये CH, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव इधर आके अटैच हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, हाइड्रोजन, और जब आपने अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दी, उसकी हाइड्रोजनेशन कर दी, तो वो किधर कन्वर्ट हो गया, अल्केन के अंदर। अब इस प्रोसेस के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, फॉर दैट प्रोसेस वी नीड सर्टन कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट क्या होती है, वो स्पीशी है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर आप ऐड कर दो तो उसका रिएक्शन जो है वो स्पीड अप कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम करके न्यू रिएक्शन पाथवे देता है, जो हम लोगों ने रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर डिटेल से डिस्कस किया था। आप वो वाली वीडियो लाजमी देख लेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव टेस्ट। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ पैलेडियम, प्लैटिनियम, इसको हम प्लैटिनम भी बोलते हैं, देन निकल, ठीक है। सो PT एंड निकल, और हमारे पास हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, हिंस ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। अच्छा, इसके अंदर एक और कैटलिस्ट भी होता है दैट इज़ नोन एज रानी निकल। रानी निकल जो है इसको आप सर्च आउट कर लीजिएगा, ये एल्यूमिनियम निकल और एल्यूमिनियम एलॉय होता है, ठीक है। बाकी आप इसको सर्च कर लीजिएगा, मुझे एग्जैक्टली जहन में नहीं आ रहा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर ऐड करते हैं, बाकी जो है इसको आप सर्च प्लीज़ कर लीजिएगा। आप बेंजीन की कोई भी बुक उठा लो, बेंजीन में आपको मिल जाएगा, और प्लीज़ फिर कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन करना, अदरवाइज मैं पेन के अंदर कमेंट कर दूंगा। 145 कैटलिस्ट यूज्ड इन फ्राइडर क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्राइडर क्राफ्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है एसाइलेशन और एक होता है अल्काइलेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके मैकेनिज्म भी मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड किए हुए हैं। एसाइलेशन में क्या होता है कि हम एसाइल ग्रुप ऐड करते हैं, ठीक है, दिस इज़ एसाइल ग्रुप। अल्काइलेशन में क्या होता है कि हम R ग्रुप ऐड कर देते हैं। अब इसके अंदर कहता है कौन से कैटलिस्ट एम्प्लॉय होते हैं। सो फॉर दैट पर्पज़ यू यूज्ड एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, बोरॉन ट्राइब्रोमाइड, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, आयरन क्लोराइड, ठीक है। और आयरन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा FeCl3 या FeCl2। अब यहाँ पे पॉजिटिव 3 चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव 2 चार्ज है, ये फेरस क्लोराइड और ये फेरिक क्लोराइड है। सो FeCl3 इज फेरिक क्लोराइड, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। 146 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, कैटलिस्ट यूज इन डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स। डिहाइड्रोजनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आप लोग पढ़ते हो ना, आप लोग सुनते हो कि यार मेरी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई। डिहाइड्रेट का मतलब लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और डिहाइड्रोजनेशन मीन्स लॉस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। दिस इज़ हाइड्रोजन, पता नहीं मैंने क्या लिख दिया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फ्रॉम अल्केन टू कन्वर्ट इट इनटू बेंजीन। अब इसके लिए कौन से ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। सो फॉर दैट पर्पज़ वी नीड टू हैव क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। लाइक अगर हमारे पास एन हेक्सेन है ना, एन हेक्सेन क्या होता है, CH3, CH2, 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 CH2 एंड CH2। दिस इज़ अल्केन, जिसका नाम क्या है, हेक्सेन। स्ट्रेट चेन में तो N लगा देते हैं, नॉर्मल हेक्सेन। अगर आप इसके अंदर ये सारे कैटलिस्ट ऐड कर देते हो, क्रोमियम ऑक्साइड, Al2O3, Al2 को आप कॉमनली क्या कहते हो, एल्यूमिनियम भी बोलते हैं, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगर ये सारा कुछ डाल देते हो और 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट करते हो तो ये कन्वर्ट किधर हो जाएगा, बेंजीन रिंग के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो हैं वो यहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं, मतलब 6 हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं, और आपके पास पीछे क्या रह जाता है, C6H6। वैसे कितना है, C6H12 है, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, C6H12 होता है, कितना होता है, फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, हो जाएगा C6 2 × 6+2, तो ये 6 × 2 = 12 + 2 14, C6H14 होता है, ठीक है। बाकी जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ से 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। एनीवेज इसको चेक कर लीजिएगा, बाकी जो बताया वो ठीक है, ठीक है। दिस इज़ 100% करेक्ट कि अगर आपके पास अल्केन्स हैं, आप उसको बेंजीन के अंदर कन्वर्ट करते हो तो आपके पास जो कैटलिस्ट यूज़ होते हैं वो ये वाले होते हैं। 147 कैटलिस्ट यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम सोडियम बेंजोएट इज़। अब अगर आपने बेंजीन की प्रिपरेशन करनी है सोडियम बेंजोएट से, सो फॉर दैट पर्पज़ यू नीड टू हैव अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट
ताकि वाटर मॉलिक्यूल को वो रिमूव कर सके। सो राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम ऑक्साइड। दिस इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगर आपके पास सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बेंजोएट क्या होता है? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। दिस इज सोडियम बेंजोएट। आपने क्या करना है, इसको बेंजीन रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आपने इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो ऐड करना होता है। इसके साथ हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के साथ थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास बेंजीन की फॉर्मेशन होती है और साथ में हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट सेपरेट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 148 है, कैटलिस्ट यूज्ड इन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन इज़। अगर आपने बेंजीन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करनी है तो उसके लिए जो कैटलिस्ट यूज़ होता है दैट इज़ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, दैट इज़ वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। और टेम्परेचर जो होता है दैट इज़ 450 डिग्री सेंटीग्रेड। हेंस ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। यहाँ पे थोड़ा ब्लर था तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया है V2O5। अब इसका केमिकल रिएक्शन आपको मैंने कराया था ना कि ये हमारे पास बेंजीन है, इसके अंदर आप ऑक्सीजन ऐड कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपके पास क्या बनेगा, इससे आपके पास बनेगा ये मॉलिक्यूल, एंड दिस इज़ नोन एज व्हाट, ये एक ऑक्सीजन है, दो नहीं है, एक ऑक्सीजन के साथ इस कार्बन को बाइंड कर दें, दिस इज़ नोन एज मैलिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट हमारे पास 149, बेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मेथड। अब इसमें से कौन सा मेथड है जिसके थ्रू आप बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हो? एसिटाइलिन की अगर आप पोलीमराइजेशन करोगे तो आपके पास फॉर्मेशन हो सकती है बेंजीन की। क्लोरोबेंजीन डोज मेथड यूज़ करो तो वहाँ पे हो सकता है फ्रॉम डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स की डिहाइड्रोजिनेशन कर दो। सो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन, ऑल ऑफ दीज। इन सब को यूज़ करके आप बेंजीन की फॉर्मेशन कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन लिखवा देता हूँ कि जिसमें हम लोग करते क्या हैं कि अगर हमारे पास है इथाइन, ये आप अपने पास काइंडली नोट कर लें, 3 मॉलिक्यूल्स आपने इसके ले लेने हैं और इसको आपने 873 केल्विन पे हीट कर देना है, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब आपने लेके उसको उसमें इथाइन को ऐड कर देना है, ठीक है। इथाइन मीन्स एसिटाइलिन को आपने ऐड कर देना है और उसके बाद जैसे आप इसको हीट करोगे तो आपके पास मॉलिक्यूल बन जाएगा कौन सा, बेंजीन, ठीक है। और दूसरा मेथड जो है आप अल्कीन से भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। ये जो अल्कीन लिखा हुआ है तो अल्कीन से हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हम ब्लैंक स्पेस ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि हमारे पास है अल्कीन, ठीक है, डबल बॉन्ड है इसके अंदर, इसकी आप ब्रोमिनेशन कर दो, हेलोजिनेशन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा CH2 Br CH2 और Br। उसके बाद आपने इसके अंदर अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देना है, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Br की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर सोडियम एमाइड ऐड कर देना है। सोडियम एमाइड जैसे ही ऐड करोगे तो आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी CH ट्रिपल बॉन्ड CH की, ठीक है। ये हमारे पास दोबारा से क्या बन गया है, अल्काइन बन गया है विच इज़ एसिटाइलिन, इसका नाम इथाइन है। अब इसको रेड हॉट ट्यूब जैसे मैंने यहाँ पे रिएक्शन करा दिया है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्टीमेटली बेंजीन के अंदर। नाउ वी हैव MCQ नंबर 150 जिसमें हमारे पास है एसिटाइलिन, ठीक है, इथाइन है, दिस इज़ इथाइन और इसको आप कॉमनली एसिटाइलिन भी कहते हो। ये हमारे पास है ऑर्गेनोनिकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर हम इसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे तो हमारे पास किस चीज़ की प्रोडक्शन होगी, वी विल गेट द प्रोडक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 151 एनहेप्टेन in the presence of chromium oxide, aluminum oxide and silicon dioxide at 500 डिग्री सेंटीग्रेड produces what? अभी इससे पहले आपको मैंने बता दिया कि एनहेप्टेन को अगर आप इनकी प्रेजेंस में हीट अप कर देते हो तो इससे आपके पास क्या बनेगा, बेंजीन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इसमें आपके पास क्या होगा, बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है, हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। 152 फिनोल प्लस जिंक रिएक्ट टू फॉर्म डैश। फिनोल है, इसको कहता है कि आपने रिएक्ट करा दी किसके साथ, जिंक के साथ, तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड और हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, बेंजीन की फॉर्मेशन। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होगा। 153 हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड यील्ड डैश। हाइड्रोलाइसिस मीन्स कहते हैं, हाइड्रो मीन्स वाटर
और लाइसिस कहते हैं ब्रेकेज को या क्लीवेज को। सो ब्रेकिंग ऑफ समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज़ नोन एज हाइड्रोलाइसिस। कहते हैं अगर आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, आपके पास क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, इसकी आप क्या कर दो, इसकी आप हाइड्रोलाइसिस कर दें, तो आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी। सो जैसे ही हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी बेंजीन की। ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमारे पास बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। 154 रिएक्शन ऑफ ब्रोमो बेंजीन। ब्रोमो बेंजीन क्या होता है कि आपके पास बेंजीन है, उसके ऊपर आप ब्रोमीन एटम लगा दें, सो दिस इज ब्रोमो बेंजीन विद इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड क्या होता है, CH3 CH2 and Br, दिस इज इथाइल ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन एन इनर्ट मीडियम लाइक ईथर गिव्स डैश। कहता है कि अगर आप इनको ट्रीट कर दो सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इन इनर्ट सॉल्वेंट लाइक ईथर, तो आपके पास फॉर्मेशन किसकी होगी। सो हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ इथाइल बेंजीन। ठीक है, हमारे पास फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी, इथाइल बेंजीन। ये जो सोडियम है ये कंबाइन हो जाएगा ब्रोमीन के साथ, तो हमारे पास सोडियम ब्रोमाइड बना देगा। ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन कर देगा और उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा कि ये CH2 और CH3 जो है ये अटैच हो जाएंगे किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ, हमारे पास इथाइल बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन ऑफ बेंजीन। विच टाइप ऑफ रिएक्शन फ्रेडरक्राफ्ट। ये जो फ्रेडरक्राफ्ट के रिएक्शंस हैं दो हैं ना, अल्काइलेशन और दूसरा हमारे पास क्या होता है, एसाइलेशन। अल्काइलेशन और एसाइलेशन। ठीक है, इसकी जो मैकेनिज़्म है वो मैं ऑलरेडी आपको वीडियोस में करवा चुका हूँ। अगर आपने सर्च करना है तो आप मेरे चैनल पे जाएं, आपको वहाँ से इसके मैकेनिज़्म मिल जाएंगे। सो कहते हैं ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो याद रखें इसमें आप हाइड्रोजन एटम को सब्सिट्यूट कर देते हो, हेंस दिस इज़ ऑप्शन नंबर बी, सब्सिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि लाइक अगर हमारे पास है बेंजीन रिंग, उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स है, आपके पास यहाँ पे R है। ठीक है, अब R पॉजिटिव है, मतलब हमारे पास ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर पाई बॉन्ड है, तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ऐड कर सकता है। ये पाई बॉन्ड क्या करते हैं, इस R के ऊपर अटैक कर देते हैं। जैसे ही अटैक करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, बेंजोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे R होगा, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, कोई बेस आएगा या कोई कैटलिस्ट जो भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है न्यूक्लियोफाइल, वो लाइक अगर हमारे पास यहाँ पे ALH4 है, नेगेटिव आयन है, ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। ये बेंजीन, ये जो पाई बॉन्ड है ये अपनी जगह वापस आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बेंजीन और R की फॉर्मेशन हो जाएगी। पीछे हमारे पास HCl और AlCl3 बन जाएगा। दिस इज़ AlH4 नहीं, AlCl4 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह की हमारे पास फॉर्मेशन होगी। ये यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, अल्काइल बेंजीन। इसी तरह अगर हमारे पास ये ग्रुप है, ठीक है, अगर ये आयनाइज होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, R सीरियल बॉन्ड O पॉजिटिव, दिस इज़ इथाइल ग्रुप। ये क्लोराइड आयन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब अगर हम इसको अटैच करा देंगे बेंजीन रिंग के साथ, अगर हमारे पास ये यहाँ पे इस तरह अटैच हो जाता है R ग्रुप, तो तब हमारे पास क्या होगा, दिस इज़ एसाइलेशन। हिंस यहाँ पे आप कर क्या रहे हो, हाइड्रोजन एटम को सब्सटीट्यूट कर रहे हो अल्काइल या फिर एसाइल ग्रुप के साथ, हिंस दिस इज़ अ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। 156 इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन ग्रुप इन द बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड डैश। अगर आपने हेलोजन एटम को ऐड करना है बेंजीन रिंग में इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हेलोजेंस, और हेलोजेंस क्या है, मेंबर ऑफ ग्रुप 7th A, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनको हेलोजेंस क्यों कहते हैं, बिकॉज वेन एवर दे रिएक्ट विद मेटल दे फॉर्म सॉल्ट्स। 157 विच इज़ टू फास्ट टू कंट्रोल अल्काइलेशन। अब इसमें से ऐसे कौन सा है जिसको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। सो आपने केमिस्ट्री ऑफ फ्लोरीन पढ़ी होगी। ये केमिस्ट्री ऑफ फ्लोरीन हमारे पास बहुत कम होती है। वजह क्या होता है, इसके केमिकल रिएक्शन इतने ज़्यादा फास्ट होते हैं कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसी तरह आयोडीन की आपने पढ़ी होगी, आयोडीन की रिएक्शंस बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। 138 विच इज़ टू स्लो टू प्रोसीड इन अल्काइलेशन। ये इसने शो लिखा हुआ है, दिस इज़ एक्चुअली स्लो। सो स्लो कौन सा होगा, दैट इज़ आयोडीनेशन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। मॉडरेट कौन से होते हैं, नॉर्मल रिएक्शंस, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। तो आपको मैंने पहले बताया था कि अगर आपके पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, तो आयोडीन के जो रिएक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। फ्लोरीन के जो रिएक्शन होते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। क्लोरीन और ब्रोमीन की जो रिएक्शंस होते हैं ये मॉडरेट होते हैं, तो हम हर जगह पे इसी की केमिस्ट्री को पढ़ रहे होते हैं। 160 यहाँ पे हमारे पास है टोल्यूइन की क्लोरीनेशन कर दें
तो इससे आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, फिर उसकी दोबारा क्लोरीनेशन कर दें, फिर क्या बनेगा ये चीज़, ये पूरा एक लंबा चौड़ा इसने दिया हुआ है। अच्छा, अब इसमें हम लोगों ने रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े थे कि उसमें क्या रहा होता है कि जो हाइड्रोजन एटम होता है उसको क्लोरीन एटम सब्स्टिट्यूट कर रहा होता है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है टोल्वीन, दिस इज़ अ टोल्वीन CH3। अगर हम ये CH3 लगा लेते हैं ना इसके ऊपर, CH3 ग्रुप अगर लगेगा बेंजीन के साथ तो उसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, टोल्वीन कहते हैं। अगर हम इसके अंदर क्लोरीन ऐड कर देते हैं Cl2 को अगर मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हम करते हैं वैसे, तो यहाँ पे होता है क्या है कि ये जो क्लोरीन है एक H और एक Cl मिल के क्या बना लेंगे, HCl। बाकी जो Cl है वो इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर लेता है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट वो होगा दैट इज़ CH2 और Cl। अब कह रहा है कि इसी की आप दोबारा से क्लोरीनेशन कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सनलाइट को H म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, H इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट और म्यू जो है फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, अब इसके अंदर दोबारा से क्लोरीन जो है तो ऐड कर दो। जब दोबारा से क्लोरीन ऐड करोगे तो यहाँ से एक H और ये Cl यहाँ से रिमूव हो जाएंगे HCl की फॉर्म में, और पीछे क्या रह जाएगा आपके पास, ये रह जाएगा Cl2, ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे Cl रह जाएगा और एक H मज़ीद रहेगा। अब कहता है इसकी दोबारा से क्लोरीनेशन कर दो, दोबारा से क्लोरीन ऐड कर दो। दोबारा से क्लोरीन ऐड करोगे तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे, HCl गैस यहाँ से निकल जाएगी। ये आपको मैं जल्दी समझा रहा हूँ, मैकेनिज़्म इसका ये वाला नहीं है, तो आप इसको यूँ समझें, ठीक है। ये आपके पास क्या है, पहले एक क्लोरीन था, दूसरा भी था, अब एक और हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट हो गया, उसकी जगह क्लोरीन आ गया, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन गया, ट्राइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो या बेंजो ट्राइक्लोराइड भी हम इसको बोल सकते हैं। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा, बेंजो ट्राइक्लोराइड। अब यहाँ पे अगर एक क्लोरीन है, दो क्लोरीन है या दो क्लोरीन अटैच हो जाते हैं, तो उसमें से कौन सा बेंजाइल है, कौन सा बेंजल है, ये आप लोग लास्ट वीडियो में से देख के मुझे बताएंगे कि कौन से वाला है। मैंने वहाँ पे आपको मैकेनिज़्म में सारे बता दिए थे। अच्छा जी, 161 CH2Cl, देखो ये आपके पास बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर CH2 लगा हुआ है और एक इसके साथ क्या है, Cl। तो इसको अगर हम ओपन करके लिखते हैं तो इस तरह हो जाएगा। कहता है कि इसका नाम क्या है, तो इसका जो नाम बनेगा दैट इज़ बेंजाइल क्लोराइड्स, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। देन हमारे पास है 162, यहाँ पे CH है, ठीक है, बेंजीन है और इसके ऊपर दो क्लोरीन एटम जो है वो अटैच्ड है। अच्छा, ये तो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है, शिट नहीं कराना चाहिए था। अच्छा, एनीवेज दिस इज़ व्हाट, अगर हमारे पास दो क्लोरीन एटम अटैच्ड है ना, सो इसको हम कहते हैं बेंजल क्लोराइड। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। अगर तीन है तो तीन का तो अभी आपको मैंने बता दिया, बेंजो ट्राई क्लोराइड। नेक्स्ट 164, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन यील्ड्स। कहता है कि अगर आप सल्फोनेशन कर देते हो बेंजीन की तो आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है। यील्ड का मतलब प्रोडक्शन को कहते हैं, प्रोडक्ट को। तो अगर हमारे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन है सॉरी, और इसके साथ हम SO3 को रिएक्ट कराएंगे तो अल्टीमेटली जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट होता है दैट इज़ SO3H विच इज़ नोन एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बनेगा ए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। अब इसका मैकेनिज़्म ये नहीं है, ठीक है, मैकेनिज़्म मैंने यहाँ पे नहीं कराया। नंबर 165, अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन गिव्स डैश। अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, अल्काइलेशन मीन्स कि आपने अल्काइल ग्रुप ऐड कर देना है, जैसे आप फ्रेडरक्राफ्ट अल्काइलेशन पढ़ते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है बेंजीन, उसमें आप CH3 ग्रुप ऐड कर देते हो तो यहाँ पे CH3 ऐड हो जाएगा, इसको आप क्या कहते हो, दिस इज़ नोन एज टोल्वीन। मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है दिस इज़ करेक्ट। ये R क्या है, दिस इज़ अल्काइल ग्रुप। 166, रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद बेंजीन गिव्स डैश। इस रिएक्शन को आप क्या कहते हो, दिस इज़ नोन एज नाइट्रेशन। इसको क्या कहते हो, नाइट्रेशन। आपने पढ़ा होगा कि आप नाइट्रिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर दो तो इससे आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी, और ये नाइट्रोनियम आयन एक्ट करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और जब ये बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। वी गेट द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। Now we have 167 MCQ number 167, sorry, now we have 167, catalytic oxidation of benzene gives। अच्छा, catalytic oxidation अगर हम करेंगे तो V2O5 ऐड करेंगे और हमारे पास मैलिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी। 3 दफ़ा बता चुका हूँ, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं लिखूँगा।
168 एसाइलेशन ऑफ बेंजीन गिव डैश। एसाइलेशन जैसे आपको मैंने बता दिया था कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये Cl, ये जब आयनाइज होगा तो हमारे पास बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पॉजिटिव और Cl नेगेटिव यहाँ से रिमूव हो जाता है। अब अगर आप इसको बेंजीन रिंग के साथ अटैच करा दे तो पॉजिटिव साइड की वजह से बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है वो इसके ऊपर अटैक करेगा और हमारे पास बनाएगा C डबल बॉन्ड O और ये CH3। नाउ दिस इज नोन एज बेंजोफिनोन, हेंस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। 169 विच इज द बेंजोनोनियम आयन। बेंजोनोनियम आयन कौन से वाला है? बेंजोनोनियम आयन हमारे पास इस तरह बनता है, अगर एक पाई बॉन्ड है, ठीक है, लाइक हम इसी को ले लेते हैं C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो होता ये है कि जो पाई बॉन्ड है न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, आगे इलेक्ट्रोफाइल इसको मिल रहा है, तो इधर जैसे ही अटैक करता है तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में बन जाता है ये चीज़, ये और ये, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हमारे पास CH3 जो है वो अटैच हो जाता है। तो दिस इज़ नोन एज बेंजोनोनियम आयन। तो आप इसमें से देख सकते हैं कौन से वाला है, ये मुझे ये वाला राइट ऑप्शन लग रहा है, हिंस ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। ये तो हो नहीं सकता, पाई बॉन्ड फुल है, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पे ये देखें डबल सिंगल फिर सिंगल, यहाँ पे कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, डबल हो फिर सिंगल हो फिर डबल हो फिर सिंगल हो। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। देन हमारे पास 170 द कंपाउंड इन द रिजल्ट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज डैश। अगर हम नाइट्रेशन करते हैं बेंजीन की, नाइट्रो ग्रुप ऐड करेंगे तो हमारे पास नाइट्रो बेंजीन की फॉर्मेशन होगी। सो राइट ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे बनेगा, अगर ये NO2 है तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। अगर ये NO3 है, बल्कि ये नहीं है, ठीक है, ये बन नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर पाई बॉन्ड्स जो हैं वो गायब हैं, इसके अंदर नो पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड नहीं है, NO2 है भी, तब भी ये नहीं बनेगा। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ये तो क्लोरोबेंजीन है, ये हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, तो ये हमारे पास कब बनेगा? सल्फोनेशन से। ये हमारे पास बनेगा क्लोरीनेशन से, जब हम बेंजीन की क्लोरीनेशन करेंगे, जब हम एडिशन ऑफ क्लोरीन करेंगे। 171 द कंपाउंड फॉर्म बाय द रिजल्ट ऑफ सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। अच्छा, सल्फोनेशन करेंगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। आपको मैंने पहले बता दिया था, ये है SO3H, दिस इज़ नोन एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। 172 द क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट गिव डैश। अगर आप क्लोरीनेशन करेंगे तो आपके पास क्लोरोबेंजीन बनेगा, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन अटैच्ड हो जाएगा, हेंस ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। 173 कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। हाइड्रोजनेशन अब इसने ब्रॉडली क्लासीफाई कर दी, एडिशन ऑफ हेलोजेंस, ठीक है, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन दोनों अटैच हो सकते हैं और इन दोनों को हम वो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल X के साथ। हेलोजेंस जो है ना, उनको हम कैपिटल X के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप लोग अल्काइल हैलाइड्स पढ़ाए जाते हैं तो आपको RX लिखते हो ना, तो R क्या है? अल्काइल ग्रुप है, X आपके पास क्या है? हैलाइड ग्रुप है, हैलाइड एटम है कोई भी। तो यहाँ पे अगर आप हेलोजिनेशन करोगे तो हमारे पास नाइट्रो तो बन नहीं सकता, बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी नहीं बनेगा, क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हो सकती है। अदरवाइज़ अगर ये आपको इस फॉर्म में दिया होता ना तो फिर ये ज़्यादा अच्छा होता, इस फॉर्म में, या फिर पाई बॉन्ड अगर इसने अलग किए होते तब ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। क्यों? अब क्लोरीन भी जो है तो हेलोजन से बिलोंग करता है, सो राइट ऑप्शन हमारे पास ये बन सकता है। 174 विच इज़ द करेक्ट स्टेप प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बेंजीन की सल्फोनेशन कर दो, तो यार सल्फोनेशन करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, लेकिन उससे आपके पास पहले क्या बनेगा? बेंजोनियम आयन बनेगा, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होकर उसकी वजह से SO3 इसके साथ अटैच्ड हो गया, दिस इज बेंजोनियम आयन, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। 175 बेंजीन की ऑक्सीडेशन कर दो V2O5 की प्रेजेंस में, तो आपके पास बन जाएगा CH2, बल्कि CH बनेगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O, दिस इज़ मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है, दिस इज़ मैलिक एनहाइड्राइड, ये इसमें मैलिक एसिड लिखा हुआ है, दिस इज़ मैलिक एनहाइड्राइड। इसी पेज का जो सबसे पहला MCQ था जहाँ पे आपको मैंने बताया था कि मैं आपको नहीं कराऊंगा, जहाँ से आप इसकी करेक्ट स्पेलिंग दिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये देख, मैलिक एनहाइड्राइड। अभी हैव MCQ नंबर 166, इसमें हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मोस्ट फेवरेबल प्रोडक्ट अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, दिस इज़ नाइट्रोबेंजीन, इसकी हम लोगों ने क्लोरीनेशन कर देनी है, ठीक है, इसकी हम लोगों ने क्लोरीनेशन कर देनी है, और इसमें जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ आयरन क्लोराइड। जब हम इसकी क्लोरीनेशन करेंगे तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? सो याद रखें कि जो नाइट्रो ग्रुप है ना, नाइट्रो ग्रुप इज़ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप जो है दैट इज़ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, दिस इज़ मेटा
अगर ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो जो क्लोरीन है ये कहाँ पे अटैच हो सकता है, ये मेटा के ऊपर ही अटैच हो सकता है। तो बेंजीन के अंदर 6 पोजीशंस हैं, दिस इज़ पैरा पोजीशन, दिस इज़ पैरा पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये मेटा पोजीशन है। तो क्लोरीन यहाँ पे भी अटैच हो सकता है और क्लोरीन यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, बिकॉज दीज बोथ पोजीशंस आर सेम। तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा, देखो दिस इज़ पैरा पोजीशन, दिस इज़ पैरा पोजीशन, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये पैरा पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इज़ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। यहाँ पे अगेन क्लोरीन जो है ऑर्थो के ऊपर अटैच्ड है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी ही बनेगा। और उसकी रीजंस क्या हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज़ ये कौन सी पोजीशन है, दिस इज़ पैरा पोजीशन, दिस इज़ ऑर्थो पोजीशन, और ये कौन सी पोजीशन है, दिस इज़ मेटा पोजीशन। हेंस ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। अगर ये इस तरह होता या फिर ये हमारे पास इस तरह गिवन होता कि दिस इज़ नाइट्रो ग्रुप और यहाँ पे क्लोरीन अटैच्ड होता तो ये भी ठीक था। अब अगर मैं आपको नाइट्रो ग्रुप का थोड़ा सा बता देता हूँ कि नाइट्रो ग्रुप में होता ये है कि नाइट्रोजन एटम एंटी के इसके साथ ऑक्सीजन एटम जो है वो अटैच्ड होते हैं। अब ये करता है क्या है, ये करता ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है दिस इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करता है नाइट्रोजन से उसका इलेक्ट्रॉन खींचता है। नाइट्रोजन रिजल्टेंटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। इसका मतलब है कि बेंजीन रिंग से ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या कर रहा है, विदड्रॉ कर रहा है। ठीक है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ये बाहर अपनी तरफ खींच रहा है। इफ़ दिस इज़ इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, तो इसका मतलब है कि बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ रही है और जिसकी वजह से बेंजीन रिंग को ये क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है। जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं दे आर नोन एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। सो नाइट्रो ग्रुप जो है दिस इज़ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है ना वो कम हो जाता है रिंग के ऊपर, क्योंकि रिंग से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन खींच रहा है, नाइट्रोजन, और इंटर्न ऑक्सीजन खींच रहा है। सो इनकमिंग जो भी इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड होगा वो क्या होगा, मेटा पोजीशन के ऊपर अटैच्ड होगा। देन हमारे पास MCQ नंबर 177 है, विच इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है 177, विच इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन। ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और क्लोरोबेंजीन इज़ अ मोनोसब्स्टिट्यूटेड, तो यहाँ पे क्लोरीन जो है इसको याद रखें, दिस इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो अगर हम इसकी नाइट्रेशन करते हैं, ये हम जो ऐड करते हैं, इससे हमारे पास अल्टीमेटली फॉर्मेशन किसकी होती है, नाइट्रिक एसिड है, और इसके साथ हम सल्फ्यूरिक एसिड को अगर रिएक्ट करा देते हैं तो हमारे पास NO2 पॉजिटिव आयन, नाइट्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। नाउ दिस इज़ इन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और जब हमारे पास क्लोरोबेंजीन है इसकी हम नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रो ग्रुप जो है, सिंस क्लोरीन इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे भी अटैच हो सकता है बिकॉज दिस इज़ ऑर्थो पोजीशन, यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, दिस इज़ ऑर्थो पोजीशन, यहाँ पे भी अटैच हो सकता है बिकॉज दिस इज़ मेटा पोजीशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पैरा पोजीशन के ऊपर क्लोरीन है, सब में पैरा पोजीशन के ऊपर क्या है, क्लोरीन एटम खुद अटैच्ड है। तो यहाँ पे अगर आप देखो सो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे कहाँ पे है, पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच्ड है, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अटैच्ड है, और यहाँ पे भी ऑर्थो के ऊपर अटैच्ड है। सिंस क्लोरीन इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, हिंस ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ये सारे के सारे पॉसिबल हैं। देन हमारे पास है टॉलवीन। ठीक है, दिस इज़ टॉलवीन, और अगर आप इसको कहते हैं मिथाइल बेंजीन भी इसकी कह सकते हैं क्योंकि मिथाइल ग्रुप है, हिंस दिस इज़ मिथाइल बेंजीन। अदरवाइज कॉमनली इसको हम टॉलवीन कहते हैं। अगर इसमें आप नाइट्रिक एसिड ऐड कर रहे हो इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, इसकी नाइट्रेशन कर रहे हो। सो इससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सो याद रखें कि ये जो रिंग को क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इसका मतलब दिस इज़ एक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, आपको पता होगा कि अल्काइल ग्रुप्स जो है ना, अल्काइल जितने भी ग्रुप्स हैं दे आर वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, सो हेंस दे आर एक्टिवेटिंग। तो उस वजह से होगा क्या कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर ज़्यादा हो जाएगी, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो या तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अटैच्ड होगा या फिर पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच्ड होगा। तो देखो दिस इज़ द पैरा पोजीशन, दिस इज़ आल्सो पैरा पोजीशन, और ये भी पैरा पोजीशन है। अगर आप इसमें देखें नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच्ड है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो के ऊपर अटैच्ड है, और ऑप्शन नंबर सी में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी क्या है, दिस इज़ अटैच्ड ऑन ऑर्थो पोजीशन। इसका मतलब है कि ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 179 है, यहाँ पे अगेन टॉलवीन है, दिस इज़ द दिस इज़ टॉलवीन, और इसके ऊपर क्या है, दो नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इसका नाम क्या है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पिक्रिक एसिड, तो ये पॉसिबल नहीं है। पिक्रिक एसिड जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया था, जो कि पिन कमेंट के अंदर मैंने सही कर दिया।
और नाइट्रोबेंजीन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे CH3 भी नज़र आ रहा है। साइक्लोहेक्सेन तो बिल्कुल ही नहीं है। साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है कि आपके पास ये है, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। अब ये TNT जो है ट्राई नाइट्रोटोलवीन, ये पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे शायद मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप एक मिसिंग है, ठीक है। अगर ये हमारे पास है बेंजीन रिंग, इसके ऊपर आप CH3 अटैच कर दो, सो दिस इज़ व्हाट दिस इज़ नोन एज टोलवीन। और CH3 जो है दिस इज़ व्हाट दिस इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, और यहाँ पैरा पोजीशन के ऊपर भी अटैच हो सकता है। सो नाइट्रो ग्रुप कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ट्राई नाइट्रो, और पहले क्या था? टोलवीन, सो इसलिए हमारे पास ये बन जाएगा ट्राई नाइट्रो टोलवीन। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, दिस कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और ये 6, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टोलवीन, और इसको हम वैसे कहते हैं TNT। TNT इज़ ट्राई, N फॉर नाइट्रो और T फॉर टोलवीन। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 180। अब आपसे ये पूछ रहा है कि ये किस चीज़ का फार्मूला है। सो दिस इज़ नोन एज पिक्रिक एसिड, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? पिक्रिक एसिड में क्या होता है कि यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो अटैच्ड होता है, हिंस दिस इज़ द पिक्रिक एसिड। और याद रखें कि हाइड्रोक्सल ग्रुप इज़ आल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। यहाँ पे ये ऑर्थो के ऊपर अटैच्ड है, ऑर्थो के ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है, और यहाँ पे पैरा के ऊपर अटैच्ड है। तो इसका अगर आप दूसरा नाम लिखते हैं तो वो ऐसे भी हो सकता है कि 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड, हिंस ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। 181 विच इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो इसमें से बताना है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है, हिंस ऑप्शन नंबर डी। अभी इससे पहले मैंने क्लोरीन की बात की, क्लोरीन हो गया और ब्रोमीन हो गया, ठीक है। मेनली हम इन दो को पढ़ते हैं, सो दीज आर नोन एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। 182 विच इज़ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, अब इसमें से बताना है कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है। सो ये जो C ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है, दिस इज़ नोन एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। बाकी जो है ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है, दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये लेकिन ये साइनाइड ग्रुप जो है C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप जो है ना, नाइट्राइल्स आप पढ़ते हो, उसके अंदर क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड N यूज़ होता है। सो दिस इज़ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। 183 द करेक्ट रिएक्टिविटी सीरीज़ इज़, अब इसमें रिएक्टिविटी सीरीज़ अगर हम बताएं तो अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर बेंजीन, और सबसे लीस्ट अल्केन होता है, इन ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट वन। अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव, फिर बेंजीन, और फिर अल्केन सबसे लीस्ट रिएक्टिव। देन 184 द एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज़, अगर आपने नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करनी है तो आपने नाइट्रो ग्रुप ऐड करना होता है, ठीक है, हिंस ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट वन। 185 टर्म एरीन इज़ आल्सो यूज्ड फॉर व्हाट, जो बेंजीन के कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए हम एरीन यूज़ करते हैं। फंक्शनल ग्रुप में मैंने आपको पढ़ाया था, 4th नंबर फंक्शनल ग्रुप था कि एरीन्स क्या होते हैं। एरीन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन बेंजीन रिंग। सो बेंजीन के जो कंपाउंड्स होते हैं इनको आप एरीन्स भी कह सकते हो। सो विद दिस 185 MCQs आर कम्प्लीटेड। अब यहाँ पे मैं आपके साथ एक टेबल शेयर कर लेता हूँ जिसमें आपने याद करना होता है कि कौन से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं और कौन से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, या कौन से एक्टिवेटिंग है या कौन से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, जिसके अंदर आपको बता रहा है कि कौन से एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। सो ये देखें, EDG का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ये क्या कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं बेंजीन रिंग को। EDG मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इसका मतलब बेंजीन रिंग को ये एक्टिवेट करेंगे, और जो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो यहाँ पे ऑक्साइड आयन है, फिर हमारे पास है NF2, फिर हमारे पास NH2 अमाइनो ग्रुप है, हाइड्रोक्सल ग्रुप है, ये जो ईथर्स में यूज़ होता है, ठीक है, ये एमाइड्स वगैरह हो गए। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सबसे पहले जो हैं दीज आर स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, और फिर हमारे पास ये जो दो आपको नज़र आ रहे हैं दीज आर मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, और उसके बाद ये हमारे पास क्या है? दीज आर एक्टिवेटिंग बट बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। और एज आ रेफरेंस हम किसको लेते हैं? हाइड्रोजन को लेते हैं, और इससे हम बाकियों की जो स्ट्रेंथ है वो फाइंड आउट करते हैं। ये जितनी भी आपको नज़र आ रहे हैं दीज ऑल आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, आप इसको नोट बना लें और उसमें आप इसको इस तरह लिख लें। फिर हेलोजेंस जो हैं दीज आर वीकली डीएक्टिवेटिंग, और उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये कीटोनिक ग्रुप होता है, ये ईस्टर ग्रुप होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड्स हैं। तो ये जो हमारे पास हैं दीज आर नोन एज मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग,
और उसके बाद नीचे जो CF3 है, ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन है, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो इसका मतलब है दिस इज स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। उसके बाद नाइट्राइल्स जो हैं दे आर डीएक्टिवेटिंग, और उसके बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड से आप हाइड्रोजन रिमूव कर दो, सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, NH3 है, NF3 है, और ये नाइट्रो ग्रुप है। दीज ऑल आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, और ये क्या होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स। सो हम इसको लिखते हैं EWG, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। अगर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर डेंसिटी क्या कर जाएगी, लेस हो जाएगी। किसके ऊपर ज़्यादा हो जाएगी, मेटा के ऊपर। और अगर मेटा के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो इसका क्या मतलब है कि इनकमिंग जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो मेटा के ऊपर अटैच्ड होगा। हिंस दे ऑल आर नोन एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। So this was all about benzene. If you have any question, you may ask in the comment section. Thanks for watching and stay connected with the I Am Chemist.